विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कोई वलय है और उसका अक्ष, ठीक है। अब अपने को दो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, जैसे एक वलय और उसका अक्ष मतलब, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक वलय है तो इस वलय का अक्ष मतलब होता है इसका जो वलय है ये इसके तल, यानी ये जो तल है इसका, इस तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ठीक है। यानी अगर अपने बात करें किसी वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वलय का अक्ष का मतलब उस वलय के तल के लंबवत, ठीक है, उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, उसे बोलते हैं उस वलय का अक्ष। तो यहाँ पे आप अपने को बात करनी है किसी वलय के कारण उसके केंद्र या उसके अक्ष पर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर अपने बात करें वलय की, तो अपने दो टाइप की बात करते हैं, एक तो होता है वलय और एक होता है चकती। अगर अपने बात करें चकती की, तो चकती अपना रखती है क्षेत्रफल, जबकि वलय क्षेत्रफल नहीं रखती, वह अपना क्या रखती है, लंबाई रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है वलय की, तो वलय का मतलब खुद क्या रखे, लंबाई, ठीक है। तो जैसे वर्त है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश है वो सिर्फ कहां पे, उसकी लंबाई में, क्योंकि वलय के अंदर बीच वाला भाग क्या होता है, एकदम खोखला, बीच में कुछ भी नहीं होता, साइड में बस एक वलय, ठीक है। यानी वलय का मतलब उसका जो आवेश है वो क्षेत्रफल में नया बंट के किस में बंटेगा, उसकी लंबाई, ठीक है। जिस टाइप से अपने दृढ़ गतिकी के अंदर एक वलय लेते हैं, तो वलय के जब द्रव्यमान के रूप में उसको तोड़ते हैं, तो वलय का द्रव्यमान के रूप में तोड़ने के लिए उसका जो द्रव्यमान है वो उसके लंबाई के रूप में सतत रूप से क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें किसी वलय के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की और उसके अक्ष, यानी ये वलय है तो ये हो गया उसका तल, उसका अक्ष मतलब इसके तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली ये वाली रेखा, ठीक है। यानी ये उसका केंद्र है तो उसके केंद्र से ऐसे जो रेखा गुजरे उसे बोलेंगे उस वलय का अक्ष। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है किसी वलय के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अगर अपने बात करें वलय के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो मैंने मान लिया एक वलय है, ठीक है, इस वलय को अपने ऐसे रखा है, ठीक है, यानी ये वलय ऐसे रखेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वलय के अक्ष, तो वलय का ये रहा केंद्र और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है उसे बोलेंगे उसका अक्ष। इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वलय है तो वलय पे मैंने मान लिया आवेश क्या है, Q, माना वलय का संपूर्ण आवेश क्या है, Q, और इस वलय की जो त्रिज्या है वो मैंने मान ली कैपिटल है R, और उस वलय का जो केंद्र है और जो बिंदु P है उनके मध्य की दूरी कितनी मान ली मैंने, x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कल अपने बात की थी विद्युत क्षेत्र के लिए कभी भी संपूर्ण आवेश काम में नहीं आएगा अगर वो एक बिंदु आवेश नहीं है तो यहाँ पे अगर मैं वलय की बात करूं तो वलय एक बिंदु नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर इसका विद्युत क्षेत्र निकालना है तो पहले तो इसको बिंदु के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और बिंदु के रूप में तोड़ने के लिए अपने तीन प्रकार के वितरण की बात की थी, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। यानी यहाँ पे अपने को कौन सा वितरण करना है उसके हिसाब से एक छोटा सा अल्पांश dq मानेंगे, dq के बाद E का मान निकालेंगे, E के मान निकालने के बाद अपने को कुल E के लिए उसका समाकलन करना है या नहीं करना, उसके लिए अपने को उसकी दिशा का क्या करना पड़ेगा, निर्धारण, ठीक है। इसलिए मैंने इस पे आवेश मान लिया Q और वो मान लिया मैंने किसका, प्लस का, ये मैंने मान लिया इस पे आवेश है प्लस का Q। अगर मैं यहाँ पे E की बात करूं तो उस E के लिए मुझे छोटा सा अल्पांश मानना पड़ेगा dq, ठीक है। तो उस dq के लिए मैंने मान लिया कि इसका एक छोटा सा अल्पांश क्या है, dq, ठीक है। तो मैंने माना वलय का अल्पांश, ठीक है, वलय का अल्पांश है जिस पर आवेश dq है। तो अगर आवेश dq है तो अपने ये पता है ये जो वलय है उसका जो आवेश है वो किसके रूप में वितरित होगा, उसकी लंबाई। तो लंबाई का मतलब इसके लिए लिखा जाएगा लैम्बडा। तो लैम्बडा के लिए क्या लिख सकते हैं, dq बटे dl, या फिर इस लैम्बडा को लिखा जा सकता है q
बटे में एल की जगह उसकी क्या आएगी, लंबाई। और किसी भी वलय की लंबाई का मतलब होता है उसकी परिधि, इसलिए वलय की लंबाई की जगह क्या आएगी, परिधि। और परिधि क्या लिखी जा सकती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है लैम्डा को डी क्यू बटे डी एल, या फिर लैम्डा को लिख दो क्यू बटे 2 पाई आर, अपनी मर्जी है। जैसे मैंने लिखा क्यू को, लैम्डा को डी क्यू बटे डी एल, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसको छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपने इसको तोड़ा मैंने छोटे से अल्पांश डी क्यू के लिए। ठीक है, तो डी क्यू के अल्पांश के लिए मैंने इसका डी क्यू अल्पांश मान लिया सबसे ऊपर, ये अल्पांश है डी क्यू। अब मेरे को अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो ये अतः, अगर मैं बात करूं इस बिंदु को मैंने ए माना, तो अतः ए के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर मैं ए के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो मैंने लिखा उसको ई ए, लेकिन ये जो ई है वो एक छोटे से अल्पांश के कारण है, इसलिए मैंने इसको लिखा डी ई ए। बी एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको लिखते हैं के क्यू बटे आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, डी क्यू। के क्यू डी क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर क्या होती है, उस बिंदु और उस अल्पांश के मध्य की दूरी। तो ये रहा बिंदु और ये रहा अल्पांश, तो यानी आर है ये दूरी मैंने क्या मानी, आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया। अब अगर मेरे को कुल ई का मान चाहिए तो कुल ई के लिए मेरे को ई का क्या, डी का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। लेकिन समाकलन करते टाइम अपने को ये चीज ध्यान रखनी है भी सब ई की दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर सब ई की दिशा समान है तब तो उसका क्या करेंगे, समाकलन। तो ई की दिशा समान है या नहीं, इसलिए कम से कम अपने को 2 ई तो देखने पड़ेंगे। पहला ई मैंने ये निकाल लिया, इसी तरह क्या निकालेंगे, दूसरा ई। तो मैंने क्या किया, इस ई के मान के लिए इसकी दिशा अगर मैं देखूं तो अपने को ये पता है भी जो भी जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान कब होती है, जब उस पर प्लस का एक कूलम आवेश रखा जाए। ठीक है, तो यानी मेरे को अगर दिशा का निर्धारण करना है तो दिशा के निर्धारण के लिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है उस बिंदु पर एक कूलम आवेश क्या किया, रखना है। तो मैंने इस पे प्लस का एक कूलम आवेश रख दिया। तो अगर मैंने इस पे प्लस का एक कूलम आवेश रखा तो ये डी क्यू प्लस का और ये भी एक कूलम है प्लस का, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और मैंने ये भी बताया भी अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो भी बल लगता है दो आवेशों के मध्य वो हमेशा लगता है उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, यानी ये जो बल है चाहे आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण वो इसी रेखा में लगेगा। तो यहाँ पे देखो तो डी क्यू प्लस का और एक कूलम किसका, प्लस का। इसका मतलब जो एफ की दिशा वही दिशा किसकी आएगी, ई की। तो यहाँ पे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब बल उसको किधर धक्का देगा, बाहर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा। इसलिए मैंने डी को इस साइड लिया। तो इस साइड एफ की दिशा, तो ई की दिशा भी इस साइड, ये मान लिया मैंने डी ई ए। अगर अपने बात करें इसके दूसरे डीई की, तो डीई दूसरा डीई मैंने इसके बिल्कुल विपरीत ले लिया, नीचे वाला, क्योंकि अगर दिशा बदल सकता है तो बिल्कुल विपरीत वाला अगर अपनी दिशा सेम रख रहा है तो इसका मतलब सबकी दिशा क्या आएगी, समान। और अगर विपरीत वाला अपनी दिशा अलग रख रहा है इसका मतलब सबकी दिशा क्या आएगी, अलग अलग। तो मैंने एक छोटा सा अल्पांश नीचे और मान लिया बी बिंदु जिस पर आवेश भी क्या है, डी क्यू। तो अब अगर मैं बात करूं अतः बी के कारण, अगर बी के कारण विद्युत क्षेत्र की अपने बात करें तो बी के कारण विद्युत क्षेत्र लिखूंगा डी ई बी बराबर के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब आर देख लेते हैं क्या आता है। अगर आर देखो तो ये रहा, अब ये R1 मान लिया और ये मान लिया मैंने R2, तो इसको लिखा R1 का स्क्वायर और इसको लिखा R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे DQ बदल नहीं सकते क्योंकि अपने आवेश वितरण के लिए बात की थी सतत होने की। सतत होने का मतलब है जो आवेश है वो हर एक बिंदु पे अपने को क्या मिलेगा, समान। तो यहाँ पे DEA और DEB आ गए। अब इनको जोड़ना या घटाना उसका निर्धारण किया जाएगा इनके दिशा के आधार पर, इसलिए अपने देखेंगे दिशा। तो दिशा के लिए वापस कितने कूलम आवेश, एक कूलम, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो वापस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब ये इसको इधर क्या देगा, धक्का देगा। इसको मैंने लिख लिया DEB। तो अब अगर मैं देखूं DEA और DEB दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे के दिशा में नहीं आ रही और नहीं एक दूसरे के क्या आ रही है, विपरीत।
अगर विपरीत आती तो क्या कर देते, घटा देते, और अगर समान दिशा में आती तो क्या कर देते, जोड़ देते। इसका मतलब ये है भी मेरे को डीई को न तो मैं घटा सकता हूँ नहीं जोड़ सकता हूँ, तो अगर जोड़ नहीं सकता इसका मतलब मैं समाकलन भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं डीई का सीधा समाकलन नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसी स्थिति बने भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत नहीं आए या फिर समान दिशा में नहीं आए, तो उस स्थिति के अंदर अपने सदिशों के क्या लेते हैं, घटक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं घटक लूं तो मैंने ऊपर वाला कोण माना थीटा, तो अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, तो इस त्रिभुज अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बीओपी में, अगर मैं बात करूं त्रिभुज एओपी यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज बीओपी में, तो अपने को एक बात तो क्लियर है, नीचे वाला जो भुजा ये एक्स जो मान है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और जो आर है ये भी त्रिज्या, तो ये भी क्या है त्रिज्या, तो दोनों मान क्या है समान, तो एक्स का मान भी समान है और आर का मान भी क्या है समान, तो एक्स और आर दोनों का मान समान है, तो इसका मतलब R1 और R2 भी एक दूसरे के होंगे बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं त्रिभुज एओपी व बीओपी में ओपी क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने का मतलब दोनों में आ रही है, और अपने को ये भी पता है भी ओ ए बराबर है ओ बी, क्योंकि वो क्या उसकी त्रिज्या है। तो अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब तीसरी भुजा भी इसकी क्या होनी है बराबर, तो अतः तीसरी भुजा की बात करूं तो R1 बराबर होगा R2 की, तो R1 और R2 अगर बराबर है तो अतः मैं ये लिख सकता हूं कि जो DEA है वो भी बराबर होगा DEB के, क्योंकि R1 और R2 का ही तो अंतर है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, इसका मतलब DE1 और DE2, DEA और DEB दोनों एक दूसरे के आएंगे बराबर है। अब यहाँ पे घटक लेने के लिए मैंने ये कोण थीटा माना, तो ये भी क्या आएगा थीटा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक जैसे है, तो ये थीटा है। तो अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो ये कोण थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है। देखो ये थीटा, तो सामने वाला भी थीटा, ये थीटा, तो इसके सामने वाला ये भी थीटा, क्योंकि दोनों कोण कौन से हैं शीर्षाभिमुख, तो इसके आधार पे इसके घटक लिए जा सके। अगर डीई का मैं ये घटक लूं तो इसके साथ कोण क्या बना रहा है थीटा, तो जिस दिशा में कोण थीटा बनता है वह घटक हमेशा कौन सा थीटा आता है कोस थीटा, तो डीई ए के साथ थीटा दिया है डीई ए कोस थीटा, तो बच गया वो डीई ए साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं डीईबी की बात करूं तो डीईबी इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, इसका मतलब ये घटक क्या आएगा डीईबी कोस थीटा, और जो बच गया वो डीईबी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूं तो डीई के दो घटक हैं कोस थीटा और साइन थीटा, उसमें से जो कोस थीटा उनकी दिशा तो आ रही है समान, समान दिशा आने का मतलब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, और जो डीई साइन थीटा और डीए साइन थीटा है उनकी दिशा एक दूसरे क्या है विपरीत है। तो अगर अपने को ये पता है डीई और डीई दोनों के मान बराबर है और उनके जो साइन थीटा घटक है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है यहाँ डीई साइन थीटा व डीई साइन थीटा घटक समान व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो गए। ठीक है, और अगर अपने बात करें कोस थीटा की तो कोस थीटा वाले घटक आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, इसका मतलब लिख सकते हैं जबकि डीई ए कोस थीटा व डीई बी कोस थीटा घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी जो साइन थीटा घटक है उनकी दिशा एक दूसरे क्या है विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो घटक है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं निरस्त, जबकि जो कोस थीटा घटक है उनकी दिशा क्या है समान है, तो समान दिशा होने के कारण वो आपस में क्या कर रहे हैं जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समाकलन की बात करूं यानी कुल ई के लिए जो डीई का समाकलन किया जाएगा वो संपूर्ण डीई को नहीं जोड़ सकते अपने,
यानी समाकलन का मतलब जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर समाकलन करूं तो समाकलन डी ई का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी ई को मैं नहीं जोड़ सकता। यहाँ पे जोड़ किसको सकता हूँ? डी ई कोस थीटा को। इसका मतलब ये है भी मुझे अगर समाकलन करना है तो यहाँ पे समाकलन डी ई का नहीं होगा, यहाँ पे डी ई कोस थीटा का होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ई पी के लिए, यानी बिंदु पी पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो उसके लिए मेरे को डी ई ए ले लो चाहे डी ई बी ले लो, आगे क्या है? कोस थीटा। इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कुल ई चाहिए तो मेरे को डी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। और जोड़ना मतलब क्या करना? समाकलन। तो यहाँ पे मैं डी ई को नहीं जोड़ रहा, डी ई कोस थीटा को जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो समाकलन करना है वो डी ई का नहीं होगा, डी ई कोस थीटा का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डी ई से डी कोस थीटा में जाऊं तो यहाँ पे अगर मान रखें ई पी का, तो ई पी को लिखा जा सकता है समाकलन डी ई की जगह लिख सकते हैं के डी क्यू बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर मैं कोस थीटा देखूं तो कोस थीटा का मतलब ये है, अगर मैं किसी त्रिभुज के अंदर बात करूं तो किसी भी त्रिभुज के अंदर कोस थीटा का मतलब होता है, अगर अपने साइन कोस टेन, ठीक है, तो कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं आधार बटे कर्ण, तो इस त्रिभुज के अंदर अगर बात करूं तो आधार आ गया ओपी, क्योंकि जिस भुजा के साथ कोण बनता है उसे क्या लिखते हैं? उसका आधार। तो आधार तो ओपी और आधार बटे कर्ण यानी ओपी बटे क्या आएगा? एपी। कर्ण यानी क्या आएगा? R1। तो इसको लिख सकता हूं आधार बटे कर्ण यानी ओपी बटे एपी। ठीक है, ओपी यानी आधार और एपी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर, ठीक है, R1 को आई मान रहा हूं दोनों को, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको R1 का स्क्वायर लिखूं तो यहाँ पे ओपी की जगह क्या आएगा? ओपी ये है और जिसकी दूरी कितनी मानी है? x। तो ओपी का वैल्यू क्या है? कितना? x। और नीचे एपी का वैल्यू क्या है? R1। तो इसको लिखा जा सकता है के डी क्यू एक्स बटे R1 का घात कितना? 3। अब अपने को ये पता है कि जो डी क्यू है उसको क्या लिखा जा सकता है? अगर यहाँ पे लैम्बडा की बात करूं तो लैम्बडा लिख सकता हूँ डी क्यू बटे डीएल। तो यहाँ पे जो डी क्यू है उसको लिखा जा सकता है लैम्बडा डीएल। तो इसको लिख सकते हैं अपने के एक्स क्यू की जगह लिखा जा सकता है लैम्बडा डीएल और बटे R1 की घात कितनी? 3। अब अपने को ये पता है कि उस त्रिभुज के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो R1 है, R1 की घात कितनी है? 3। तो R1 उसका कर्ण है, तो कर्ण को ये लिख सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये लिखा जा सकता है के एक्स लैम्बडा डीएल बटे में R1 की जगह लिखा जा सकता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस है आर स्क्वायर, और उसकी घात कितनी है? 3। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर R1 क्या है? कर्ण है। तो कर्ण को लिख सकता हूँ आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ये चीज। तो यहाँ पे अंडर रूट का मतलब घात कितनी? 1/2 और उसकी घात कितनी? 3। तो टोटल घात कितनी? 3/2। तो इसको लिखा जा सकता है के एक्स लैम्बडा डीएल और बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात कितनी? 3/2। अब अगर मुझे समाकलन करना है तो समाकलन करने का मतलब ये है कि उसके आधार पे अपने जो जो नियतांक है वो नियतांक इसे इधर आ सकते हैं बाहर। तो k है वो एक समानुपातिक नियतांक है, तो k तो आ गया बाहर। x देखूं तो x उसके केंद्र से दूरी है, तो x केंद्र से दूरी होने के कारण x का मान कहीं पे भी नहीं बदल रहा। ठीक है, इसके लिए भी x है और इसके लिए भी, क्योंकि सबके लिए R1 का मान क्या है? समान है। तो यहाँ पे x के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा लैम्बडा अपने को पता है कि सतत आवेश वितरण का मतलब उसको बदल नहीं सकते। R है वो कैपिटल R और नीचे x, तो x नहीं बदल सकता और नहीं R यानी त्रिज्या भी नहीं बदल सकती। तो ये दोनों में क्या है? नियत। तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। तो समाकलन किसका? सिर्फ है डीएल का। तो डीएल मतलब क्या? उसकी लंबाई, और डीएल मतलब लंबाई होने का मतलब ये है कि उसको लंबाई को जोड़ समाकलन करने का मतलब उसकी टोटल लंबाई, और किसी भी वलय के लिए टोटल लंबाई का मतलब क्या होता है? उसकी परिधि। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है के एक्स लैम्बडा डीएल की जगह क्या आएगा? 2πr, क्योंकि उसकी जगह क्या आ सकती है? उसकी परिधि। और नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें भी मैं ये लिखूं
भी ये जो x है वो बहुत बड़ा है किससे, r से, यानी उस बिंदु की दूरी अगर उससे बहुत दूरी ज्यादा हो, यदि x बहुत बड़ा हो किससे, r से, तो x बहुत बड़ा हो r से, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, r स्क्वायर x स्क्वायर। यदि x है वो बहुत बड़ा है r से, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सिर्फ किसके बराबर लिख सकते हैं, x स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल k x लैम्डा 2 पाई r, और अपॉन में अगर मैं बात करूं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को सिर्फ क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर। और यहाँ पे x स्क्वायर लिखने के बाद उसकी घात कितनी है, 3/2, तो यहाँ पे क्या बचेगी, x की घात कितनी, 3, तो ये बिंदु से ये कितनी पावर बची, 2, तो इसको लिखा जा सकता है k लैम्डा 2 पाई r बटे x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लैम्डा k 2 पाई r इंटू 2 पाई r बटे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा गुना 2 पाई r की बात करूं, तो लैम्डा है आवेश वितरण, तो उसको लिखा जा सकता है q बटे l। तो यहाँ पे l जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई r, तो q को क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा गुना 2 पाई r, तो जो q है उसको लिख सकता हूँ लैम्डा गुना 2 पाई r, यानी लैम्डा गुना 2 पाई r की जगह क्या लिख सकता है, q, तो ये बन गया kq बटे x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को एक चीज क्लियर है, अगर मैं बात करूं भी बिंदु है वो है, अगर उसकी दूरी उस वलय से बहुत ज्यादा है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है k क्यू बटे एक्स स्क्वायर। k क्यू बटे एक्स स्क्वायर का मतलब है एक बिंदु की तरह वो क्या कर रहा है, व्यवहार, इसलिए लिखा जाता है अगर वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु की जो दूरी है केंद्र से, यदि उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी केंद्र से वलय की दूरी, यदि उस बिंदु की उस वलय के केंद्र से दूरी बहुत ज्यादा हो उसकी त्रिज्या की तुलना में, तो उस स्थिति के अंदर वह जो वलय है वह उस बिंदु के लिए जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसके लिए एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें अपनी ये, और यदि मैं ये लिखूं भी ये जो बिंदु P है वो केंद्र पर हो, अगर मैं लिखूं E केंद्र, तो अगर मैं ये लिखूंगी E केंद्र पर हो, तो केंद्र पर होने का मतलब क्या है, केंद्र पर होने का मतलब ये है कि जो R है उसका मान कितना, जो X है उसका मान कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि केंद्र पर होने का मतलब बिंदु यहीं पे होना चाहिए, तो ये दूरी तो होगी नहीं, तो ये दूरी घट के कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो अगर मैं E केंद्र की बात करूं तो उसके लिए जो X है वो कितना होना चाहिए, 0, यानी ये जो वलय बसती है KX, ठीक है, यहाँ पे जो X है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं kx लैम्डा 2 पाई r, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं केंद्र की, तो केंद्र का मतलब ये है कि x का मान कितना है, 0 है, ठीक है, तो x का मान 0 होने का मतलब कुल E का मान भी कितना, 0, क्योंकि x इसमें किधर आ रहा है, ऊपर, क्योंकि किसी संख्या को x से 0 से गुणा करने पे टोटल होना चाहिए 0, क्योंकि उसके लिए x का मान कितना है,